मगध की प्राचीन धरती पर बसे एक छोटे से ग्राम में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वो साधारण परिवार से था, पर उसके स्वप्न असाधारण थे। उसकी आंखों में सम्मान पाने की आग थी और हृदय में प्रेम का कोमल भाव। उसी ग्राम में मायरा नाम की एक युवती रहती थी, जो रूपवती होने के साथ साथ स्वभाव से भी अत्यंत चंचल और आत्मविश्वासी थी। अनिरुद्ध बचपन से ही उसे मन ही मन चाहता था, पर उसने कभी अपने प्रेम का प्रकट प्रदर्शन नहीं किया। वो मानता था कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। मायरा के चारों ओर प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती। गांव के संपन्न परिवारों के युवक उसके आगे पीछे घूमते, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते, उपहार लाते और उसकी हाँ में हाँ मिलाते। अनिरुद्ध ये सब देखता, पर कभी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना। वो दूर से देखता और मुस्कुरा देता। उसके मित्र अक्सर उससे कहते, तू इतना उदासीन क्यों रहता है? जो लड़की तुझे पसंद है उसे थोड़ा भाव तो दे, देख कितने लोग उसके पीछे हैं। अनिरुद्ध शांत स्वर में कहता, जो हर किसी के पीछे दौड़ता है उसकी कीमत कम हो जाती है। जो अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है वही अंत में सम्मान पाता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध विद्वान आए। लोग उन्हें आचार्य कहकर संबोधित करते थे। कहा जाता था कि उन्होंने अनेक राजाओं को नीति और जीवन का ज्ञान दिया है। अनिरुद्ध उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। उसने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या प्रेम में भी नीति का स्थान है? आचार्य मुस्कुराए। प्रेम यदि विवेकहीन हो जाए तो वो बंधन बन जाता है, और यदि विवेक के साथ हो तो वो शक्ति बन जाता है। स्मरण रखो, जो व्यक्ति तुम्हें महत्व नहीं देता उसके पीछे भागने से तुम्हारा मूल्य घटता है। संसार का नियम है, जो दुर्लभ होता है वही अधिक चाहा जाता है। ये वचन अनिरुद्ध के हृदय में उतर गए। उसने निश्चय किया कि वो अपने जीवन को इतना सार्थक बनाएगा कि लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित होंगे। उधर मायरा को ये बात खटकती थी कि अनिरुद्ध कभी उसके पीछे नहीं आया। वो कभी उसके सामने अपनी प्रशंसा नहीं करता, न ही उसे विशेष महत्व देता। पहले पहल उसने सोचा कि शायद अनिरुद्ध में साहस की कमी है, पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ये उदासीनता असामान्य है। एक दिन मायरा ने स्वयं अनिरुद्ध से पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? अनिरुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम एक अच्छे मित्र हो, पर मैं अभी अपने जीवन को गढ़ने में लगा हूं। मायरा को यह उत्तर तीर की तरह चुभा। पहली बार किसी ने उसके सौंदर्य और आकर्षण के आगे झुकने से इनकार किया था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या उसमें कोई कमी है? क्या अनिरुद्ध उसे सचमुच महत्व नहीं देता? समय बीतता गया। अनिरुद्ध ने अध्ययन और परिश्रम से गांव में अपना सम्मान बढ़ाया। उसने कृषि में नए प्रयोग किए, लोगों को संगठित किया और ग्राम को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। लोग उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा करने लगे। अब वही युवक जो पहले चुपचाप रहता था, सबकी दृष्टि में आदर्श बन गया। मायरा ये सब देखती रही। जिन युवकों ने उसके आगे पीछे घूमकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वे धीरे धीरे अपने अपने स्वार्थ में लग गए। पर अनिरुद्ध की स्थिरता और आत्मसम्मान उसे भीतर से आकर्षित करने लगे। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, मायरा नदी के किनारे बैठी थी। अनिरुद्ध वहां आया, पर उसने उससे कोई विशेष वार्ता नहीं की। बस सामान्य बातों के बाद वो चला गया। मायरा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि वो अनिरुद्ध का ध्यान चाहती है, उसका सम्मान चाहती है। दिनों दिन ये बेचैनी बढ़ती गई। वो सोचने लगी कि जिसे मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही आज मेरे मन में क्यों बस गया है। उसे आचार्य के शब्द स्मरण आए, जो उसने एक सभा में सुने थे। मानव स्वभाव है कि वो उसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है जो उसे सहज उपलब्ध नहीं होती। मायरा ने अनिरुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसने उससे कहा, तुम हमेशा इतने शांत और दूर क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं होती? अनिरुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, आवश्यकता और आकर्षण में अंतर है। जो आवश्यकता से जुड़ा होता है वो स्थायी होता है, जो केवल आकर्षण से जुड़ा होता है वो क्षणिक। मायरा ने पहली बार महसूस किया कि वो आकर्षण के खेल में उलझी रही, पर अनिरुद्ध जीवन की गहराई समझता है। उसने स्वीकार किया, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समझ समय के साथ आती है, और जो स्वयं को समझ लेता है वही दूसरों को समझ सकता है। अब स्थिति उलट चुकी थी। मायरा, जो पहले ध्यान चाहती थी, अब स्वयं अनिरुद्ध के ध्यान के लिए व्याकुल रहने लगी।
वो उसके कार्यों में सहयोग करने लगी, उसके विचारों में रुचि लेने लगी। अनिरुद्ध ने भी उसके परिवर्तन को देखा, पर वो अभी भी संयमित रहा। एक दिन आचार्य ने दोनों को साथ देखा। उन्होंने कहा, तुम दोनों के मन में जो परिवर्तन आया है वो स्वाभाविक है, पर स्मरण रखो, प्रेम भी तभी फलता है जब उसमें आत्मसम्मान और धैर्य हो। मायरा ने आचार्य से पूछा, क्या सचमुच जो हमें भाव नहीं देता वही अंत में हमारे लिए तड़पता है? आचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये नियम नहीं पर प्रवृत्ति है। जब किसी को सहज सम्मान नहीं मिलता तब वो स्वयं को सिद्ध करने में लग जाता है, और जब कोई स्वयं को सिद्ध कर लेता है तो संसार उसे पाने की इच्छा करता है। पर जो केवल तड़प पर आधारित हो वो प्रेम नहीं, अहंकार का खेल है। इन वचनों ने दोनों को भीतर तक झकझोर दिया। अनिरुद्ध ने समझा कि उसका उद्देश्य किसी को तड़पाना नहीं बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना था। मायरा ने समझा कि उसका आकर्षण अब अहंकार से नहीं, सम्मान से उपजा है। समय के साथ दोनों का संबंध मित्रता से आगे बढ़ा, पर अब उसमें उतावलापन नहीं था। दोनों एक दूसरे के विचारों, स्वप्नों और संघर्षों को समझने लगे। मायरा ने भी अपने भीतर आत्मनिर्भरता विकसित की। उसने ग्राम की कन्याओं को शिक्षित करने का कार्य आरंभ किया। एक दिन मायरा ने कहा, यदि तुमने भी सबकी तरह मुझे पाने का प्रयास किया होता तो शायद मैं तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। तुम्हारी दूरी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मेरी दूरी तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं थी, वो मेरे स्वाभिमान की रक्षा के लिए थी। यदि मैं स्वयं को भूलकर तुम्हारे पीछे भागता तो शायद तुम्हारी दृष्टि में भी छोटा हो जाता। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मैं समझती हूं कि सच्चा आकर्षण वहीं जन्म लेता है जहां व्यक्ति स्वयं को खोता नहीं बल्कि स्वयं को पाता है। गांव में उनकी कथा प्रेरणा बन गई। लोग कहते, प्रेम में भी नीति और धैर्य का स्थान है। अनिरुद्ध और मायरा का संबंध अब परिपक्व हो चुका था। वो तड़प जो कभी अहंकार से उपजी थी अब समर्पण में बदल चुकी थी। वर्षों बाद जब आचार्य पुनः गांव आए तो उन्होंने देखा कि दोनों साथ मिलकर ग्राम के विकास में लगे हैं। उन्होंने संतोष से कहा, तुमने नीति को केवल सुना नहीं, जिया है। अनिरुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपके वचनों ने हमें दिशा दी है। आचार्य ने अंतिम शिक्षा दी, स्मरण रखो, किसी को तड़पाने में आनंद मत खोजो। स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ रहकर स्वयं को समृद्ध समझे। जो तुम्हें भाव नहीं देता उसके पीछे मत भागो। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा करो कि वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझे। पर तब निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, क्या वो तड़प प्रेम है या केवल खोने का भय? मायरा और अनिरुद्ध ने इस वचन को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि प्रेम में जीत हार नहीं होती, केवल विकास होता है। जो स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों का सच्चा सम्मान पा सकता है। इस प्रकार उस छोटे से ग्राम में एक सरल कथा जन्मी, एक ऐसे युवक की जिसने भाव पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पाने के लिए दूरी बनाई, और एक ऐसी युवती की जिसने आकर्षण से आगे बढ़कर सम्मान को चुना। दोनों ने जाना कि तड़प का खेल क्षणिक है, पर आत्मसम्मान और धैर्य से उपजा प्रेम शाश्वत होता है। विवाह के बाद अनिरुद्ध और मायरा का जीवन किसी परी कथा की तरह सहज नहीं था, पर उसमें गहराई और उद्देश्य अवश्य था। दोनों ने स्पष्ट कर लिया था कि उनका साथ केवल एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होगा। वे जानते थे कि जब दो सशक्त व्यक्तित्व साथ आते हैं तो उनके बीच मतभेद भी होंगे, और वही मतभेद उन्हें और परिपक्व बनाएंगे। विवाह के कुछ समय बाद मगध में अकाल के संकेत दिखने लगे। वर्षा कम हुई, नदियां सिकुड़ने लगीं, खेतों की हरियाली मुरझाने लगी। गांव के लोग घबराने लगे। वर्षों की मेहनत से जो समृद्धि आई थी वो संकट में पड़ती दिखी। इस बार चुनौती केवल सम्मान या सत्ता की नहीं, अस्तित्व की थी। ग्राम सभा में सभी अनिरुद्ध की ओर देखने लगे। मायरा भी उसके साथ बैठी थी। अनिरुद्ध ने कहा, संकट में घबराना नहीं, तैयारी करना चाहिए। हमने अच्छे समय में भंडारण किया है, जल स्रोत बनाए हैं, अब संयम से उनका उपयोग करना होगा। मायरा ने जोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी परिवार अकेला नहीं रहेगा। गांव में राशन का विभाजन शुरू हुआ। जो संपन्न थे उनसे अधिक योगदान लिया गया, जो निर्धन थे उन्हें प्राथमिकता दी गई। कुछ लोगों को यह व्यवस्था कठोर लगी। एक युवक राघव, जो पहले से ही अनिरुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था, लोगों के मन में शंका भरने लगा।
वो कहने लगा, अनिरुद्ध अपनी छवि बचाने के लिए सब पर नियंत्रण चाहता है। ये नीति नहीं, स्वार्थ है। धीरे धीरे कुछ लोग भ्रमित होने लगे। मायरा ने स्थिति को समझा। उसने अनिरुद्ध से कहा, नीति केवल योजना से नहीं चलती, विश्वास से चलती है। यदि लोगों के मन में शंका है तो हमें संवाद बढ़ाना होगा। अनिरुद्ध ने सभा बुलाई। उसने खुले शब्दों में कहा, यदि किसी को मेरी नीति पर संदेह है तो वो खुलकर कहे। ये गांव मेरा नहीं, हमारा है। राघव आगे आया। उसने तीखे शब्दों में प्रश्न उठाए। सभा में तनाव फैल गया, पर अनिरुद्ध शांत रहा। उसने हर प्रश्न का उत्तर तर्क और धैर्य से दिया। अंत में उसने कहा, यदि आप सब चाहें तो मैं नेतृत्व छोड़ने को तैयार हूं। किसी और को ये दायित्व दे दीजिए। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि जो व्यक्ति पद के लिए लालायित होता है वो उसे छोड़ने की बात नहीं करता। धीरे धीरे राघव भी मौन हो गया। उसे पहली बार अपनी ईर्ष्या का बोझ महसूस हुआ। अकाल के महीने कठिन थे, पर गांव एकजुट रहा। अनिरुद्ध की दूरदृष्टि और मायरा की करुणा ने लोगों को टूटने नहीं दिया। जब अंततः वर्षा आई और धरती फिर से हरियाली से भर गई तो लोगों का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो चुका था। पर जीवन की परीक्षाएं केवल बाहरी नहीं होती। एक दिन मायरा को ज्ञात हुआ कि वो माता बनने वाली है। ये समाचार सुखद था, पर उसके मन में एक नया भय भी जागा। उसने सोचा, क्या मैं अपने कार्य और अपने बच्चे दोनों के साथ न्याय कर पाऊंगी? उसने ये चिंता अनिरुद्ध से साझा की। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामकर कहा, जीवन में संतुलन नीति से नहीं, संवेदना से आता है। यदि तुम कुछ समय अपने कार्य से दूर रहना चाहो तो वो भी ठीक है। यदि जारी रखना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यही बात मुझे हर बार जीत लेती है। तुम मुझे बांधते नहीं। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम आर्या रखा। आर्या के बड़े होने के साथ साथ गांव भी बदल रहा था। अब वहां शिक्षा और व्यापार दोनों का विकास हो चुका था। पर एक नई चुनौती सामने आई। बाहरी व्यापारी गांव की समृद्धि देखकर यहां बसने लगे। उनके साथ नई आदतें, नए लालच और प्रतिस्पर्धा आई। कुछ युवा जो तेजी से धन कमाना चाहते थे, जोखिम भरे सौदों में पड़ने लगे। उनमें से एक आरव था, जो आर्या का मित्र था। वो कहता, पुरानी नीति और धैर्य में समय लगता है, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। आर्या ने पिता की बातों को याद करते हुए कहा, तेजी से बढ़ना बुरा नहीं, पर यदि नींव कमजोर हो तो इमारत गिरती भी तेजी से है। एक दिन आरव ने बड़ा निवेश किया, पर धोखे का शिकार हो गया। उसकी प्रतिष्ठा और धन दोनों संकट में पड़ गए। वो निराश होकर अनिरुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में वही तड़प थी जो कभी मायरा की आंखों में थी, पर यह तड़प प्रेम की नहीं, पछतावे की थी। अनिरुद्ध ने उसे डांटा नहीं। उसने कहा, गलती करना अपराध नहीं, उससे सीख न लेना अपराध है। जो तुम्हें तुरंत लाभ दिखाए उससे सावधान रहो। स्थिरता में ही स्थायित्व है। धीरे धीरे आरव ने स्वयं को संभाला। उसने समझा कि धैर्य और नीति केवल पुराने विचार नहीं, जीवन के आधार हैं। समय के साथ आर्या भी युवती बन गई। उसमें मायरा की दृढ़ता और अनिरुद्ध की शांति दोनों थीं। एक दिन उसने माता पिता से पूछा, क्या यह सत्य है कि जो हमें भाव नहीं देता वही हमारे लिए तड़पता है? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, यह आधा सत्य है। यदि तुम स्वयं को खो दोगी तो कोई तड़पेगा नहीं, पर यदि तुम अपने मूल्य को पहचानोगी तो जो तुम्हें हल्के में लेगा वो एक दिन समझेगा कि उसने क्या खोया। अनिरुद्ध ने जोड़ा, पर स्मरण रखना, किसी को तड़पाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को इतना सशक्त बनाना कि तुम्हें किसी के भाव की आवश्यकता ही न पड़े। आर्या ने ये शिक्षा अपने हृदय में बसा ली। वर्षों बाद जब अनिरुद्ध और मायरा वृद्ध हो गए तो उन्होंने देखा कि उनका गांव अब एक नगर बन चुका है। वहां शिक्षा, व्यापार और कला सब फल फूल रहे थे। लोग उन्हें आदर से देखते थे, पर वे स्वयं को कभी विशेष नहीं मानते थे। एक संध्या, वही नदी किनारा, वही अस्त होता सूर्य। मायरा ने धीमे स्वर में कहा, हमारी कहानी तड़प से शुरू हुई थी, पर समाप्त कहाँ होगी? अनिरुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कहानियां समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं। यदि हमने आर्या और इस नगर को सही मूल्य दिए हैं तो हमारी कहानी आगे भी जीवित रहेगी। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, और यदि कोई कभी ये पूछे कि प्रेम में नीति का स्थान है या नहीं, तो कह देना, नीति बिना प्रेम कठोर है और प्रेम बिना नीति अंधा। दोनों साथ हों तो जीवन संतुलित होता है। धीरे धीरे सूर्य क्षितिज के पार चला गया, पर उस दिन की सांझ में एक गहरा संतोष था। उन्होंने जाना कि उन्होंने किसी को तड़पाने के लिए नहीं, स्वयं को गढ़ने के लिए जीवन जिया, और जो स्वयं को गढ़ लेता है उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है।
इस प्रकार उनकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कथा जहां भाव के पीछे भागने के बजाय आत्मसम्मान को चुना गया, जहां तड़प को साधन नहीं सीख बनाया गया और जहां प्रेम ने नीति के साथ मिलकर एक समाज को आकार दिया। समय का चक्र थमता नहीं। अनिरुद्ध और मायरा की केश राशि श्वेत हो चुकी थी, पर उनकी दृष्टि अब भी उतनी ही स्पष्ट थी। नगर, जो कभी छोटा सा ग्राम था, अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। व्यापारी, विद्वान और शिल्पी यहां आकर बसने लगे थे। समृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी थी और प्रतिस्पर्धा के साथ अहंकार भी। आर्या अब युवती से परिपक्व नारी बन चुकी थी। उसने माता की तरह शिक्षण कार्य अपनाया, पर उसमें पिता की नीति की झलक भी थी। नगर में एक नवीन विद्वान आया, निशांत। वो तेजस्वी था, वाक्पटु था और अपने ज्ञान पर गर्व भी करता था। उसकी बातों में आकर्षण था और नगर के कई युवा उसकी ओर खिंचने लगे। निशांत की दृष्टि आर्या पर भी पड़ी। उसने सोचा कि जिस परिवार का नगर में इतना सम्मान है, उससे संबंध बनाना उसके लिए उपयोगी होगा। वो आर्या के समीप आने का प्रयत्न करने लगा। पहले उसने उसकी प्रशंसा की, फिर उसके कार्यों में सहायता का प्रस्ताव रखा। आर्या ने विनम्रता से व्यवहार किया, पर उसने दूरी बनाए रखी। एक दिन निशांत ने सीधे कहा, तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्या मैं तुम्हें योग्य नहीं लगता? आर्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, योग्यता शब्दों से सिद्ध नहीं होती, समय से सिद्ध होती है। और दूरी अवमानना नहीं होती, वो विवेक भी हो सकती है। निशांत को पहली बार किसी ने इस प्रकार उत्तर दिया। वो आहत हुआ। उसके भीतर अहंकार ने सिर उठाया। उसने सोचा, मैं जिसे चाहूं वो मुझे स्वीकार करे, ये स्वाभाविक है। ये युवती मुझे भाव क्यों नहीं देती? यही वो क्षण था जहां कहानी ने फिर वही मोड़ लिया जो कभी अनिरुद्ध और मायरा के जीवन में आया था। पर अंतर ये था कि इस बार तड़प प्रेम की नहीं, अहंकार की थी। निशांत ने स्वयं को सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने नगर में कई सार्वजनिक वाद विवाद आयोजित किए, नए विचार प्रस्तुत किए और अपनी विद्वता से लोगों को प्रभावित किया। पर उसके प्रयासों में एक छिपी हुई बेचैनी थी, स्वीकृति की। आर्या ये सब देखती रही। उसने पिता से पूछा, क्या ये वही स्थिति है जहां जो भाव नहीं देता वही तड़प पैदा करता है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर तड़प प्रेम से जन्म नहीं लेती, कुछ तड़पे अहंकार से भी जन्म लेती हैं। अंतर पहचानना सीखो। मायरा ने जोड़ा, यदि तुम्हारी दूरी से किसी में स्वयं को सुधारने की प्रेरणा आए तो वो अच्छा है, पर यदि दूरी केवल खेल बन जाए तो वो विनाशकारी है। कुछ महीनों बाद नगर में एक गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ। बाहरी व्यापारियों और स्थानीय शिल्पियों के बीच टकराव बढ़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि हिंसा की आशंका होने लगी। सभा बुलाई गई। इस बार लोग अनिरुद्ध की ओर नहीं, आर्या की ओर देख रहे थे। आर्या ने सभा में कहा, हम सब यहाँ अपने लाभ के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए एकत्र हुए हैं। यदि हम एक दूसरे को हराने में लग गए तो नगर हार जाएगा। निशांत भी सभा में उपस्थित था। उसने पहली बार आर्या की वाणी में केवल दृढ़ता ही नहीं, करुणा भी देखी। उसे महसूस हुआ कि वो जिस स्वीकृति के लिए संघर्ष कर रहा था, वो शब्दों से नहीं, चरित्र से मिलती है। सभा के बाद वो आर्या के पास आया। उसके स्वर में पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने कहा, शायद मैं स्वयं को सिद्ध करने की जल्दी में था। तुम्हारी दूरी ने मुझे क्रोधित किया, पर उसी ने मुझे अपने भीतर झांकने को भी विवश किया। आर्या ने कहा, यदि तुमने अपने भीतर झांक लिया तो दूरी का उद्देश्य पूर्ण हो गया। पर स्मरण रखना, किसी को पाने के लिए नहीं, स्वयं को पाने के लिए प्रयास करना। निशांत ने सिर झुका दिया। उसके भीतर की तरफ अब उद्देश्य में बदलने लगी थी। वो समझ चुका था कि सच्चा सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। इधर अनिरुद्ध और माया अपने जीवन की सांध्य बेला में थे। एक रात अनिरुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने जो सीखा वो अगली पीढ़ी तक पहुंचा? मायरा ने उत्तर दिया, सीख शब्दों से नहीं, उदाहरण से पहुंचती है। यदि आर्या अपने निर्णय स्वयं ले रही है तो इसका अर्थ है कि हमने सही बीज बोए हैं। धीरे धीरे समय ने अपना काम किया। अनिरुद्ध की सेहत कमजोर होने लगी। एक दिन उसने आर्या और मायरा को अपने पास बुलाया। उसके स्वर में थकान थी, पर संतोष भी। उसने कहा, जीवन ने मुझे एक बात सिखाई, जो तुम्हें भाव नहीं देता उसके पीछे भागो मत। पर यह भी सत्य है कि जो तुम्हें समझता नहीं उसे समय दो। कभी कभी लोग हमें इसलिए नहीं। आर्या के जीवन की संध्या भी धीरे धीरे ढलने लगी थी। नगर अब एक समृद्ध नगर राज्य जैसा बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ बसने आते, शिक्षा लेते, व्यापार करते और अपने जीवन को आकार देते। पर जितनी तेजी से नगर बढ़ा, उतनी ही तेजी से मनुष्य के भीतर की जटिलताएं भी बढ़ीं। नई पीढ़ी के युवाओं में आत्मविश्वास था, पर साथ ही अधैर्य भी। वे तत्काल परिणाम चाहते थे।
उन्हें लगता था कि पुरानी पीढ़ी की नीति और संयम अब समय के साथ पुराने हो चुके हैं। वे कहते, आज का युग तेज है, जो भाव न दे उसे तुरंत छोड़ दो, जो सम्मान न करे उसे पीछे छोड़ दो। आर्या ये सुनती तो उसे अपने दादा दादी की याद आती। उसने कई बार सभा में कहा, त्याग करना आसान है, निर्माण करना कठिन। दूरी बनाना सरल है, संबंध निभाना कठिन। पर हर दूरी बुद्धिमत्ता नहीं होती और हर संबंध बंधन नहीं होता। इसी बीच नगर में एक युवा नेता उभरा, सार्थक। वो प्रभावशाली वक्ता था, लोगों की भावनाओं को समझता था और तुरंत समाधान देने का दावा करता था। वो कहता, हम क्यों प्रतीक्षा करें कि कोई हमें महत्व दे? हम अपना अलग मार्ग बनाएंगे, अपना अलग नगर बसाएंगे। कई युवा उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये स्वतंत्रता का मार्ग है। सार्थक का तर्क था, जो तुम्हें भाव नहीं देता उसे ये दिखा दो कि तुम उसके बिना भी सफल हो सकते हो। ये विचार सुनने में प्रेरणादायक था, पर उसमें सूक्ष्म अहंकार भी छिपा था। आर्या ने उसे निजी रूप से बुलाया। उसने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता या प्रतिशोध? सार्थक ने तुरंत उत्तर दिया, स्वतंत्रता। आर्या ने शांत दृष्टि से कहा, तो फिर तुम्हारी वाणी में इतना आक्रोश क्यों है? स्वतंत्रता शांत होती है, प्रतिशोध अशांत। सार्थक कुछ क्षण मौन रहा। उसने पहली बार अपने शब्दों पर विचार किया। वो बोला, मुझे लगता है कि लोग हमें कम आंकते हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि हम कम नहीं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा बुरी नहीं, पर यदि वो केवल किसी को गलत सिद्ध करने के लिए है तो वो तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी। सार्थक के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसका समूह था जो उसे नेता मानता था, दूसरी ओर आर्या की शांत वाणी थी जो उसे भीतर झांकने को मजबूर कर रही थी। कुछ महीनों बाद नगर में एक बड़ा संकट आया। बाहरी आक्रमण का भय मंडराने लगा। व्यापार मार्ग पर डकैती बढ़ गई थी। लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। अब प्रश्न ये नहीं था कि कौन किसे भाव देता है, प्रश्न ये था कि सब मिलकर नगर को कैसे सुरक्षित रखें। सार्थक का समूह अलग तैयारी करने लगा, पर संसाधन सीमित थे। अंततः उसे समझ आया कि विभाजन से शक्ति कमजोर होती है। वो आर्या के पास आया और बोला, मैंने अलग राह चुनने की बात की थी, पर आज समझ रहा हूं कि अलग राह हमेशा सही नहीं होती। आर्या ने कहा, भिन्न मत होना गलत नहीं, पर अलग हो जाना हर बार समाधान नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विचार बेहतर हैं तो उन्हें जोड़ो, तोड़ो मत। नगर की रक्षा के लिए संयुक्त योजना बनी। सार्थक ने अपने युवाओं को संगठित किया, आर्या ने अनुभवी लोगों को। मिलकर उन्होंने व्यापार मार्ग सुरक्षित किया। संकट टल गया। उस दिन सभा में सार्थक ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने सोचा था कि जो हमें महत्व नहीं देते उनसे अलग हो जाना चाहिए, पर आज समझा हूं कि कभी-कभी महत्व पाने का मार्ग अलगाव नहीं, योगदान होता है। लोगों ने तालियां बजाईं। ये तालियां केवल विजय की नहीं थीं, परिपक्वता की थीं। समय के साथ आर्या ने नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने कहा, नेतृत्व पद नहीं, दायित्व है। जब तक तुम्हारे भीतर स्वार्थ कम और उद्देश्य अधिक है, तब तक तुम योग्य हो। वृद्धावस्था में वो भी उसी नदी के किनारे जाने लगी जहां उसके पूर्वज जाया करते थे। वो जल को देखती और सोचती, धारा कभी रुकती नहीं, पर हर मोड़ पर उसका स्वरूप बदल जाता है। एक दिन उसकी पोती अदिति उसके साथ बैठी थी। अदिति ने पूछा, दादी, क्या सच में जो हमें भाव नहीं देता वही एक दिन हमारे लिए तड़पता है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी हाँ, पर यह जीवन का नियम नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। जब हम किसी को सहज उपलब्ध समझ लेते हैं तो उसका मूल्य नहीं समझते, और जब वो दूर हो जाता है तो उसकी कमी खलती है। अदिति ने फिर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? आर्या ने उत्तर दिया, पहले स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आए। यदि कोई तुम्हें भाव न दे तो स्वयं को गिराकर उसका ध्यान मत मांगो, पर यदि वो लौटकर आए तो उसे ये अवसर दो कि वो तुम्हें नए दृष्टिकोण से देख सके। निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से करना। अदिति ने ये बात मन में बसा ली। कुछ वर्षों बाद आर्या भी शांत हो गई। नगर ने एक और अध्याय खो दिया, पर उसकी विरासत बची रही। शिक्षालय, व्यापार और सबसे बढ़कर विचार। पीढ़ियां बदलती रहीं। कभी कोई प्रेम में उपेक्षित हुआ, कभी कोई स्वीकृति के लिए संघर्ष करता रहा, कभी कोई अहंकार में दूर चला गया। पर हर बार जब कोई युवा उलझता तो उसे ये कहानी सुनाई जाती कि एक युवक था जिसने किसी के पीछे भागने के बजाय स्वयं को गढ़ा। एक युवती थी जिसने आकर्षण से ऊपर उठकर सम्मान को चुना। एक पुत्री थी जिसने तड़प को उद्देश्य में बदला, और एक नगर था जिसने सीखा कि आत्मसम्मान और करुणा साथ साथ चल सकते हैं।
समय की धारा में ये कथा बहती रही। उसका सार यही था कि भाव का खेल क्षणिक है पर आत्ममूल्य शाश्वत। जो स्वयं को जान लेता है वो दूसरों की उपेक्षा से टूटता नहीं बल्कि और प्रखर हो जाता है, और जो केवल तड़प पैदा करने के लिए जीता है वो अंततः अकेला रह जाता है। नदी बहती रही, सूर्य उगता और डूबता रहा, और हर उगते सूर्य के साथ ये संदेश फिर जीवित हो जाता। किसी को तड़पाने से पहले स्वयं को पहचानो, किसी से भाव मांगने से पहले स्वयं को सम्मान दो, और यदि कोई तुम्हें हल्के में ले तो चुपचाप इतना ऊंचा उठो कि एक दिन वही तुम्हारी अनुपस्थिति का अर्थ समझे। कहानी यहां भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम, अहंकार, स्वाभिमान और विकास का संघर्ष चलता रहेगा, तब तक ये कथा नई पीढ़ियों में नए रूप लेकर जन्म लेती रहेगी। अदिति अब युवावस्था की दहलीज पर थी। नगर और भी विस्तृत हो चुका था। नए बाजार, नए शिक्षालय, नई कलाएं, सब कुछ बदल रहा था। पर जितना बाहरी संसार बदला उतना ही भीतर का संघर्ष भी गहरा हुआ। अदिति में तेज बुद्धि थी, पर उसके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या आत्मसम्मान और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं या एक को चुनना ही पड़ता है? उसने अपने पूर्वजों की कथा सुनी थी, पर वो उसे केवल कहानी की तरह नहीं, जीवन की तरह समझना चाहती थी। इसी समय नगर में एक युवा शिल्पकार आया, ईशान। वो साधारण वेश में रहता, पर उसकी कला असाधारण थी। वो कम बोलता था और अपने काम में डूबा रहता था। अदिति ने पहली बार उसे नगर के प्रांगण में पत्थर पर नक्काशी करते देखा। उसकी एकाग्रता में एक अजीब सा आकर्षण था। धीरे धीरे अदिति ने अनुभव किया कि वो ईशान की ओर खींच रही है, पर ईशान ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। वो सम्मानपूर्वक व्यवहार करता पर दूरी बनाए रखता। अदिति के मन में हलचल होने लगी। उसे लगा, क्या ये वही स्थिति है जहां जो हमें भाव नहीं देता वही हमें तड़पाता है? उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं उसकी उपेक्षा से आकर्षित हूं या उसकी गहराई से? यह अंतर समझना कठिन था। एक दिन उसने साहस कर ईशान से पूछा, तुम लोगों से दूरी क्यों रखते हो? ईशान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दूरी नहीं, एकाग्रता है। जो काम अधूरा है उसे पूरा करना चाहता हूं। संबंध भी तभी बनाना चाहता हूं जब मैं स्वयं पूर्ण हो सकूं। ये उत्तर अदिति के हृदय में उतर गया। उसमें अहंकार नहीं था, केवल स्पष्टता थी। पर मन तो मन है। कुछ दिनों तक अदिति ने जानबूझकर ईशान से दूरी बना ली। उसने सोचा, यदि उसे मेरी परवाह होगी तो वो स्वयं आएगा। ये विचार कहीं ना कहीं तड़प की परीक्षा लेने जैसा था। ईशान ने उसकी दूरी को महसूस किया, पर उसने पीछा नहीं किया। वो अपने कार्य में लगा रहा। कुछ समय बाद अदिति को स्वयं अपने भीतर खालीपन से महसूस हुआ। उसने समझा कि वो खेल खेल रही है, जबकि सामने वाला खेल में है ही नहीं। उसने अपनी दादी आर्या की बात याद की, दूरी विवेक हो सकती है पर खेल नहीं। अदिति ने फिर ईशान से बात की। उसने स्वीकार किया, मैंने सोचा था कि यदि मैं दूर रहूंगी तो तुम मुझे खोजोगे, पर अब समझ रही हूं कि मैं स्वयं से खेल रही थी। ईशान ने गंभीरता से कहा, यदि तुम्हें लगता है कि मैं योग्य हूं तो संवाद करो, यदि नहीं तो स्पष्ट कह दो। तड़प पैदा करना सरल है, विश्वास बनाना कठिन। इन शब्दों ने अदिति को भीतर तक छू लिया। उसने पहली बार समझा कि आत्मसम्मान केवल अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए भी होता है। समय के साथ दोनों के बीच सहज संवाद शुरू हुआ। उनमें उतावलापन नहीं था। वे एक दूसरे के काम, विचार और सीमाओं को समझने लगे। यह आकर्षण तड़प से नहीं, समझ से जन्म ले रहा था। उसी समय नगर में एक बड़ा अवसर आया। दूरस्थ राज्य ने यहाँ की कला और शिक्षा को देखकर सहयोग का प्रस्ताव दिया, पर इसके साथ एक शर्त थी। नगर को अपनी कुछ परंपराएं छोड़नी होंगी ताकि व्यापारिक लाभ अधिक हो सके। नगर सभा में मतभेद उत्पन्न हो गए। कुछ लोग बोले, लाभ के लिए थोड़ा समझौता आवश्यक है। कुछ ने कहा, यदि मूल्यों से समझौता किया तो पहचान खो जाएगी। अदिति ने सभा में कहा, हमारी शक्ति हमारी आत्मा में है। यदि लाभ के लिए हम उसे खो देंगे तो जो हमें भाव नहीं देते उनके पीछे भागने जैसा ही होगा। हमें स्वयं को इतना सशक्त बनाना है कि सहयोग सम्मान के साथ हो, शर्तों के साथ नहीं। ईशान ने उसका समर्थन किया। उसने कहा, जो अपने मूल्य गिरा देता है उसे अस्थायी लाभ तो मिलता है पर स्थायी सम्मान नहीं। अंततः नगर ने शर्तें अस्वीकार कर दी, पर संवाद जारी रखा। कुछ समय बाद वही राज्य बिना शर्त सहयोग को तैयार हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ये नगर झुकता नहीं पर संवाद करता है। इस घटना ने अदिति को एक गहरा बोध दिया। कभी कभी जीवन में भी यही होता है। यदि हम स्वयं को गिराकर किसी का ध्यान चाहते हैं तो वो ध्यान क्षणिक होता है, पर यदि हम अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं तो देर से सही सम्मान अवश्य मिलता है। वर्ष बीतते गए। अदिति और ईशान ने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया।
उनका संबंध भी वही आधार लेकर चला, स्वतंत्रता, स्पष्टता और सम्मान। उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी एक दूसरे को तड़पाकर प्रेम सिद्ध नहीं करेंगे, बल्कि संवाद से विश्वास बनाएंगे। नगर की नई पीढ़ी अब और भी जागरूक थी। वे जानते थे कि जो तुम्हें भाव नहीं देता वही तड़पेगा। ये वाक्य अधूरा है। पूर्ण वाक्य ये है कि जो स्वयं को पहचानता है वही सच्चे भाव का अधिकारी होता है। समय फिर आगे बढ़ा। अदिति और ईशान की संतानें अब नगर के विभिन्न कार्यों में लगी थीं। नवित ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सीखा कि किसी के भाव के पीछे भागना आसान है, पर स्वयं को योग्य बनाना कठिन। यदि तुमने मुझे उस दिन स्पष्ट उत्तर न दिया होता तो शायद मैं आज भी भ्रम में होता। काव्या ने उत्तर दिया, कभी कभी भाव न देना उपेक्षा नहीं, प्रेरणा होती है। उनके बीच संबंध धीरे धीरे विकसित हुआ, तड़प से नहीं, समझ से। समय ने फिर करवट ली। नगर और सीमावर्ती गांव मिलकर एक व्यापक क्षेत्र बन गए। अब वो केवल एक स्थान नहीं, एक विचारधारा था, आत्मसम्मान, संवाद और संतुलन की। वृद्धावस्था में नवित भी उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा। उसके पास युवा आए और पूछने लगे, यदि कोई हमें महत्व ना दे तो क्या करें? नवित मुस्कुराया। उसने कहा, पहले ये समझो कि तुम्हें महत्व किससे चाहिए, उससे या स्वयं से? यदि स्वयं से नहीं तो कोई भी तुम्हें स्थायी सम्मान नहीं दे सकता, और यदि स्वयं से है तो दूसरे की उपेक्षा तुम्हें गिरा नहीं सकती। एक युवक ने पूछा, और प्रेम? नवित ने उत्तर दिया, प्रेम वो है जहां तुम स्वयं बने रह सको। यदि किसी को पाने के लिए तुम्हें अपने मूल्य छोड़ने पड़े तो वो प्रेम नहीं, भय है। और यदि कोई तुम्हें इसलिए छोड़ दे कि तुमने अपने मूल्य नहीं छोड़े तो उसकी तड़प तुम्हारी जीत नहीं, उसका पाठ है। वटवृक्ष की पत्तियां हवा में सरसराएं, जैसे सहमति दे रही हों। पीढ़ियां फिर बदलेंगी, नए नाम होंगे, नई परिस्थितियां होंगी। कोई फिर उपेक्षित होगा, कोई फिर तड़पेगा, कोई फिर अपने मूल्य खोजेगा। पर इस कथा का सार हर युग में एक जैसा रहेगा। उपेक्षा अंत नहीं, अवसर है। तड़प शत्रु नहीं, संकेत है। आत्मसम्मान बाधा नहीं, आधार है। जो तुम्हें भाव नहीं देता वो कभी कभी तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने का माध्यम बनता है, पर अंततः निर्णय तुम्हारा होता है। क्या तुम तड़प में खो जाओगे या उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठोगे? नदी अब भी बह रही है, वटवृक्ष अब भी खड़ा है, और हर नई सुबह के साथ ये कहानी फिर जन्म लेती है, किसी नवित, किसी काव्या, किसी अदिति के रूप में। कहानी का कोई अंतिम अध्याय नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर सम्मान और प्रेम का संतुलन खोजता रहेगा, तब तक ये कथा चलती रहेगी, शांत, गहरी और समय से परे। समय की धारा ने फिर एक नया मोड़ लिया। नवित और काव्या का जीवन भी अब परिपक्वता से भर चुका था। सीमावर्ती गांव, जिन्हें कभी उपेक्षित समझा जाता था, अब उस क्षेत्र की शक्ति बन चुके थे। नगर और गांव के बीच का अंतर मिटने लगा था। लोग समझ चुके थे कि सम्मान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। पर हर युग अपनी नई परीक्षा लेकर आता है। नई पीढ़ी में एक बालक था, आरवेश। वो नवित का पौत्र था। उसके भीतर जिज्ञासा तीव्र थी, पर धैर्य कम। वो प्रश्न बहुत पूछता था और उत्तर तुरंत चाहता था। उसे लगता था कि उसके पूर्वजों की कहानियां प्रेरणादायक तो हैं, पर आज के समय में बहुत धीमी। एक दिन उसने अपने दादा नवित से पूछा, आप सब कहते हैं कि जो भाव नहीं देता उसके पीछे मत भागो, पर यदि हम प्रतीक्षा ही करते रहें तो क्या हम अवसर नहीं खो देंगे? नवित मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रतीक्षा और निष्क्रियता में अंतर है। प्रतीक्षा वो है जब तुम भीतर से काम कर रहे हो। निष्क्रियता वो है जब तुम केवल दूसरे के बदलने की आशा करते हो। आरवेश इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन में महत्वाकांक्षा थी। वो दूर के राज्यों में जाना चाहता था, नई तकनीकें सीखना चाहता था और अपने क्षेत्र को और आगे बढ़ाना चाहता था। इसी बीच वो एक युवती से मिला, तारिणी। तारिणी विचारों में आधुनिक थी, साहसी थी और किसी पर निर्भर रहना उसे पसंद नहीं था। आरवेश उससे प्रभावित हुआ। उसने कई बार संवाद का प्रयास किया, पर तारिणी ने स्पष्ट कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं चलूंगी
जो केवल मेरे साथ होने से अपनी पहचान खोजे। पहले तुम स्वयं को पहचानो। ये शब्द आरवेश को भीतर तक लगे। उसे लगा कि इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। उसे अपनी परदादी अदिति की कथा याद आई, पर वो इसे केवल दोहराव नहीं बनाना चाहता था, वो अपनी राह खुद बनाना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वो कुछ वर्षों के लिए दूर राज्य जाएगा, नई व्यवस्थाएं सीखेगा और फिर लौटकर अपने क्षेत्र में लागू करेगा। बहुतों ने उसे रोका, कुछ ने कहा यहाँ सब है, बाहर क्यों जाना। पर आरवेश ने उत्तर दिया, यदि मैं केवल इस भूमि की छाया में रहूंगा तो कभी अपनी ऊंचाई नहीं माप पाऊंगा। वो चला गया। दूर राज्य में उसे सम्मान तुरंत नहीं मिला। वहां वो किसी प्रसिद्ध वंश का उत्तराधिकारी नहीं, केवल एक साधारण विद्यार्थी था। उसे उपेक्षा भी मिली, प्रतियोगिता भी, और कई बार असफलता भी। पहली बार उसने अनुभव किया कि बिना नाम के स्वयं को सिद्ध करना कितना कठिन है। कई रातें ऐसी आईं जब उसे लगा कि लौट जाए, पर उसे अपने पूर्वजों का वाक्य याद आया, जो तुम्हें भाव नहीं देता उसके पीछे मत भागो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि भाव अपने आप आए। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने सीखना शुरू किया। वो दूसरों की प्रशंसा की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी योग्यता पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसके कार्यों को पहचाना जाने लगा। उसने जल प्रबंधन और शिल्प के संयोजन से एक नई प्रणाली विकसित की, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी उत्पादन संभव हो सका। दूर राज्य के लोग उसकी सराहना करने लगे, पर इस बार उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि उसने सम्मान कमाया था, मांगा नहीं। कई वर्षों बाद जब वो अपने क्षेत्र लौटा तो उसके पास केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी था। तारिणी उससे मिली। उसने देखा कि आरवेश की आंखों में अब बेचैनी नहीं, स्थिरता है। तारिणी ने कहा, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं लगती। आरवेश मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। उनके बीच संबंध सहजता से विकसित हुआ। इस बार न किसी ने तड़प पैदा करने की कोशिश की, न परीक्षा लेने की। दोनों जानते थे कि जो स्वयं को पा चुका हो वो संबंध को भी सम्मान देता है। समय फिर आगे बढ़ा। अब उस क्षेत्र में नई पीढ़ी डिजिटल ज्ञान, दूर देशों के व्यापार और नई जीवन शैली की ओर बढ़ रही थी। चुनौतियां बदल चुकी थी। अब उपेक्षा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक हो सकती थी। बाहरी शक्तियां क्षेत्र को कमतर आंकती, उसकी परंपराओं को पुराना कहती। सभा में युवाओं ने पूछा, यदि पूरा संसार हमें कम समझे तो क्या करें? आरवेश ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं तो दुनिया की राय से तुम नहीं गिरते, पर यदि जड़ें कमजोर हैं तो प्रशंसा भी तुम्हें बचा नहीं सकती। वट वृक्ष अब भी खड़ा था, पर अब उसके पास एक नया वृक्ष भी उगाया था, नई पीढ़ी का प्रतीक। एक दिन आरवेश अपने पुत्र को लेकर उस वृक्ष के पास गया। उसने कहा, हमारी कहानी किसी को तड़पाने की नहीं थी, वो स्वयं को गढ़ने की थी। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, तो पहले ये देखो कि तुम स्वयं को कितना महत्व देते हो। उसका पुत्र बोला, और यदि हम स्वयं को महत्व दें फिर भी कोई न समझे? तो आरवेश ने उत्तर दिया, तब समझो कि वो तुम्हारे जीवन का स्थायी भाग नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक चलने के लिए नहीं आता, कुछ लोग केवल हमें दिशा देने के लिए आते हैं। संध्या हुई, सूर्य अस्त होने लगा। वट वृक्ष की छाया लंबी हो गई। पीढ़ियां बदलती रहीं। कभी कोई आरवेश बना, कभी कोई तारिणी, कभी कोई फिर वही प्रश्न लेकर खड़ा हुआ, क्या मैं किसी के भाव के लिए स्वयं को बदल दूं? और हर बार उत्तर भीतर से आया, नहीं, बदलो पर विकास के लिए, झुको पर सीखने के लिए, रुको पर सोचने के लिए, कभी भी केवल किसी की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को मत खो। नदी अब भी बह रही है, वृक्ष अब भी जड़ें जमाए खड़ा है, और ये कथा अब किसी एक परिवार की नहीं, एक विचार की हो चुकी है। जब तक मनुष्य के भीतर तड़प और स्वाभिमान का संघर्ष रहेगा, जब तक कोई उपेक्षा से टूटेगा और फिर स्वयं को खोजेगा, जब तक प्रेम और अहंकार के बीच निर्णय लेना होगा, तब तक ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अंत नहीं है, केवल अगला अध्याय है। समय की रेखाएं और आगे बढ़ी। आरवेश और तारिणी का जीवन भी अनुभवों से परिपूर्ण हो चुका था। उनका क्षेत्र अब दूर दूर तक पहचाना जाता था, न केवल समृद्धि के लिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान और संतुलित नीति के लिए। लोग कहते थे कि ये वो भूमि है जहां तड़प को हथियार नहीं, शिक्षक माना जाता है, पर हर पीढ़ी को अपने प्रश्न स्वयं हल करने होते हैं। आरवेश की पुत्री अनन्या अत्यंत मेधावी थी। उसने अपने पूर्वजों की कथाएं सुनी थी, पर वो उन्हें अंधविश्वास की तरह नहीं मानती थी। वो तर्क करती थी, प्रश्न करती थी और हर सिद्धांत को अपने अनुभव से परखना चाहती थी। एक दिन उसने अपने दादा आरवेश से पूछा, क्या आत्मसम्मान का अर्थ हमेशा दूरी बनाना है?
यदि कोई हमें महत्व नहीं देता तो क्या हर बार हमें ही मजबूत बनना होगा? सामने वाला क्यों नहीं बदलेगा? आरवेश कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हर स्थिति एक जैसी नहीं होती। कभी दूरी आवश्यक होती है, कभी संवाद। आत्मसम्मान कठोरता नहीं, स्पष्टता है। यदि कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो पहले समझो, क्या वो तुम्हें नहीं समझता या तुम स्वयं स्पष्ट नहीं हो? अनन्या ने इस उत्तर को मन में रखा, पर वो इसे जीवन में परखना चाहती थी। उसी समय उसके जीवन में प्रवेश हुआ विहान का। विहान दूर प्रदेश से आया था। वो अनन्या से प्रभावित था, पर अपने भाव व्यक्त करने में संकोच करता था। अनन्या को लगा कि विहान उसे जानबूझकर भाव नहीं देता। उसके भीतर हल्की खींच हुई। उसने सोचा, मैं क्यों पहल करूं? यदि उसे सच में परवाह होगी तो वो स्वयं आगे आएगा। कुछ दिन बीते, दोनों के बीच मौन बढ़ता गया। अनन्या ने दूरी बनाई, विहान ने भी अपने संकोच को ढाल बना लिया। दोनों के मन में तड़प थी, पर अहंकार की पतली परत उसे स्वीकारने नहीं दे रही थी। एक शाम अनन्या वटवृक्ष के नीचे बैठी थी। उसे अपनी परदादी की शिक्षा याद आई। हर तड़प अहंकार से नहीं जन्म लेती, कभी कभी वो भय से भी जन्म लेती है। उसने स्वयं से पूछा, क्या विहान मुझे अनदेखा कर रहा है या वो असमर्थ है व्यक्त करने में? अगले दिन उसने निर्णय किया कि वो स्पष्ट संवाद करेगी। उसने विहान से कहा, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ अनकहा है। यदि तुम दूरी इसलिए बना रहे हो कि तुम्हें परवाह नहीं, तो मैं पीछे हट जाऊंगी। पर यदि ये केवल संकोच है तो मैं मौन को गलत अर्थ नहीं दूंगी। विहान की आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा न उतर सकूं। अनन्या ने पहली बार समझा कि हर उपेक्षा अहंकार नहीं होती। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो स्वयं को कम आंकते हैं। उस क्षण उसे अपने परिवार की शिक्षा का नया अर्थ मिला। जो तुम्हें भाव नहीं देता वो हमेशा तड़पाने के लिए नहीं, कभी कभी स्वयं तड़प रहा होता है। उनके बीच संबंध धीरे धीरे खुला। संवाद ने दूरी को पिघला दिया। इस बार कहानी ने नया मोड़ लिया। ये तड़प से संवाद तक की यात्रा थी। समय के साथ अनन्या ने क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध पर काम शुरू किया। उसने देखा कि नई पीढ़ी में उपेक्षा का दर्द अधिक है, कभी सामाजिक तुलना से, कभी आभासी संसार से, कभी स्वयं की अपेक्षाओं से। उसने युवाओं से कहा, सबसे बड़ी उपेक्षा वो है जो हम स्वयं को करते हैं। यदि हम अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रिया पर आधारित करेंगे तो हम सदा अस्थिर रहेंगे। एक युवक ने पूछा, यदि हम स्वयं को स्वीकार करें फिर भी कोई हमें छोड़ दे तो? अनन्या ने उत्तर दिया, तब समझो कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का स्थायी अध्याय नहीं था। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें स्वयं तक पहुंचाने के लिए आते हैं। वर्ष बीतते गए। अनन्या और विहान ने मिलकर एक केंद्र स्थापित किया, जहां बच्चों और युवाओं को केवल शिक्षा नहीं, आत्मबोध भी सिखाया जाता था। वहां ये वाक्य लिखा था, भाव मांगना नहीं, मूल्य बनना सीखो। वटवृक्ष अब और विशाल हो चुका था। उसकी शाखाएं दूर तक फैल गई थी। एक दिन अनन्या की पुत्री ईरा उससे पूछ बैठी, क्या हमारी कहानी कभी समाप्त होगी? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, कहानी व्यक्ति की नहीं, विचार की है। जब तक मनुष्य अपने भीतर सम्मान और प्रेम का संतुलन खोजता रहेगा, ये कथा चलती रहेगी। ईरा ने फिर पूछा, और यदि किसी दिन कोई तड़पे ही नहीं, सब स्पष्ट और संतुलित हो जाए? अनन्या हंसी, तब शायद कहानी को विश्राम मिल जाएगा। पर जब तक मनुष्य है, भावनाएं हैं, तब तक खोज चलती रहेगी। संध्या का समय था। सूर्य फिर से अस्त होने लगा। नदी का जल स्वर्णिम हो उठा। अनन्या ने मन ही मन कहा, हमने सीखा कि उपेक्षा से भागना नहीं, समझना चाहिए। तड़प से डरना नहीं, उसे दिशा देना चाहिए। और प्रेम को सिद्ध करने के लिए किसी को गिराना नहीं, स्वयं को उठाना चाहिए। नदी बहती रही, वटवृक्ष खड़ा रहा, पीढ़ियां आती रहीं, जाती रहीं। और हर बार जब कोई हृदय ये प्रश्न लेकर खड़ा हुआ, क्या मैं किसी के भाव के लिए स्वयं को बदल दूं, तब इस वटवृक्ष की छाया अब और भी गहरी हो चुकी थी। पीढ़ियां बदल रही थीं, पर मनुष्य का मन अब भी वैसा ही था। प्रेम चाहता था, मान चाहता था, और जब उसे अनदेखा किया जाता तो भीतर कहीं हल्की आग जल उठती। ईरा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। वो अपने पूर्वजों की कथा सुनकर बड़ी हुई थी, पर उसने निश्चय किया था कि वो केवल सुनी सुनाई बातों पर जीवन नहीं जिएगी। वो हर सिद्धांत को अपने अनुभव की अग्नि में तपाकर ही स्वीकार करेगी। नगर अब पहले से अधिक विकसित हो चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ सीखने आते थे, आत्मसम्मान, संतुलन और संबंधों की समझ।
ईरा भी उसी केंद्र में युवाओं को मार्गदर्शन देती थी जहां उसकी मां अनन्या ने कभी शुरुआत की थी। एक दिन एक युवक आया। नाम था दक्ष। वो शांत था, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं किसी से प्रेम करता हूं, वो मुझे महत्व नहीं देती। मैं जितना प्रयास करता हूं वो उतनी दूर चली जाती है। क्या मुझे भी दूरी बना लेनी चाहिए ताकि वो तड़पे? ईरा ने उसे ध्यान से देखा। वो प्रश्न केवल रणनीति का नहीं था, मन की पीड़ा का था। उसने उत्तर दिया, दूरी बनाना बदला नहीं, स्पष्टता का साधन होना चाहिए। यदि तुम दूरी इसलिए बनाओ कि सामने वाला दुखी हो तो यह अहंकार है। यदि तुम दूरी इसलिए बनाओ कि तुम स्वयं को संभाल सको तो यह आत्मसम्मान है। दक्ष चुप हो गया। ईरा को अपने भीतर भी एक हलचल महसूस हुई, क्योंकि उसके जीवन में भी कोई था, अर्णव। अर्णव साहसी था, पर स्वतंत्रता का दीवाना। वो ईरा से प्रभावित था, पर बंधन से डरता था। जब भी बात गहरी होने लगती, वो हंसी में टाल देता। ईरा को कभी कभी लगता कि अर्णव उसे हल्के में ले रहा है, पर फिर उसे अपनी मां की सीख याद आती, हर उपेक्षा जानबूझकर नहीं होती। एक संध्या नदी के किनारे ईरा ने अर्णव से कहा, यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक विकल्प हूं, तो मैं स्वयं को उस स्थान पर नहीं रखूंगी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर स्वयं को खोऊंगी भी नहीं। अर्णव पहली बार गंभीर हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें हल्के में नहीं लेता। मैं बस डरता हूं कि कहीं मैं तुम्हारे सपनों के योग्य ना हो पाऊं। ईरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, योग्यता प्रेम का मापदंड नहीं है, स्पष्टता है। यदि तुम साथ चलना चाहते हो तो डरो मत, यदि नहीं तो मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं। कुछ दिनों तक दोनों ने दूरी बनाए रखी। इस बार दूरी खेल नहीं थी, आत्ममंथन थी। अर्णव ने महसूस किया कि ईरा की उपस्थिति उसके जीवन को दिशा देती है। उसकी हंसी, उसकी दृढ़ता, उसकी सादगी, सब कुछ उसे भीतर से छूता था। वो लौटा, पर इस बार केवल भाव लेकर नहीं, निर्णय लेकर। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, बिना खेल, बिना डर। ईरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब संकोच नहीं, स्पष्टता थी। कहानी ने फिर एक नया मोड़ लिया। ये जीत की नहीं, समझ की जीत थी। समय बीता। दोनों ने मिलकर उस केंद्र को और विस्तृत किया। अब वहां केवल संबंधों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि यह भी सिखाया जाता था कि स्वयं से प्रेम कैसे किया जाए। ईरा अक्सर युवाओं से कहती, जो तुम्हें भाव नहीं देता उसके पीछे भागना छोड़ दो, पर यह भी देखो कि कहीं तुम स्वयं को भाव देना भूल तो नहीं गए। नगर में एक नई कहावत प्रचलित हो गई, तड़प को बदले में मत बदलो, उसे विकास में बदलो। वर्षों बाद जब ईरा की अपनी संतानें बड़ी हुईं, उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा जो कभी उसने पूछा था, क्या हर बार वही तड़पेगा जो भाव नहीं देता? ईरा ने उत्तर दिया, हर बार नहीं। कभी कभी कोई नहीं तड़पता, कभी कभी दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। पर यदि तुमने उस अनुभव से स्वयं को समझ लिया तो वही तुम्हारी जीत है। वट वृक्ष अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी छाया में पूरा आंगन समा जाता था। उसकी जड़ें गहरी थीं, जैसे इस परिवार की सीख। नदी बहती रही, सूर्य उगता और ढलता रहा। लोग आते, सीखते, जाते रहे, और हर पीढ़ी ने इस कथा में एक नया अध्याय जोड़ा। क्योंकि अंत में ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस क्षण की थी जब कोई मनुष्य स्वयं से कहता है, मैं किसी की उपेक्षा से छोटा नहीं हो जाऊंगा। मैं अपनी कीमत जानता हूं, और यदि कोई मुझे समझेगा नहीं तो मैं स्वयं को समझकर आगे बढ़ जाऊंगा। कहानी अभी रुकी नहीं है। शायद अगला अध्याय किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरू हो चुका है जो ये पढ़ रहा है और सोच रहा है, क्या मुझे भी अब स्वयं को चुन लेना चाहिए? वट वृक्ष की छाया में उत्तर अब भी वही है, हां। पहले स्वयं को चुनो, बाकी लोग अपने समय पर समझ जाएंगे।